क्वेश्चन आज ये डिकोड करना है कि आपूर्ति, टेंडर और इन्वेंट्री का प्रबंधन आखिर होता कैसे है। तो अगर हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें तो किसी भी चीज को खरीदने का पहला कदम है सही सप्लायर को खोजना। एकदम सही दिशा में जा रही हैं आप। किसी भी सामान को खरीदने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या सप्लायर उस काम के लायक है भी या नहीं। हाँ, स्रोत में टेंडरिंग प्रणालियों का जिक्र है, विशेष रूप से 2 पैकेज सिस्टम और 2 बिड सिस्टम। ये दोनों अलग कैसे हैं? देखिए, 2 पैकेट सिस्टम में क्या होता है कि सप्लायर्स अपनी तकनीकी क्षमता की जानकारी, जिसे टेक्नो कमर्शियल बिड कहते हैं, और अपनी कीमत यानी फाइनेंशियल बिड, दोनों एक साथ जमा करते हैं, राइट? जी, दोनों एक साथ जमा करते हैं। लेकिन खरीदार पहले केवल तकनीकी हिस्सा खोलता है। अच्छा। और जो तकनीकी रूप से पास हो जाते हैं, केवल उन्हीं की कीमत वाला लिफाफा खोला जाता है। एकदम सटीक। और इसके विपरीत 2 बिड सिस्टम में पहले केवल तकनीकी बोलियां ही आमंत्रित की जाती हैं। मतलब कीमत की बात बाद में होती है। बिल्कुल। जब तकनीकी मूल्यांकन हो जाता है और बेहतरीन सप्लायर्स शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तब केवल उन गिने चुने लोगों से ही उनकी फाइनेंशियल बिड मांगी जाती है। मैं इसे ऐसे देख रही हूँ, मतलब 2 पैकेट सिस्टम ऐसा है जैसे किसी नौकरी के विज्ञापन में उम्मीदवार से उसका रेज्यूमे और उसकी सैलरी की उम्मीद दोनों एक ही लिफाफे में मांग लेना। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन इंटरव्यू लेने वाला पहले सिर्फ रेज्यूमे पढ़ता है। अगर रेज्यूमे में दम है तभी वो सैलरी वाली पर्ची खोलकर देखता है कि ये बजट में है या नहीं। ये तुलना स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। जबकि 2 बिट सिस्टम ऐसा है कि पहले विज्ञापन निकालकर सिर्फ रेज्यूमे मंगाए जाएं, फिर एक लंबी प्रक्रिया के बाद कुछ बेहतरीन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाए और अंत में केवल उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि भाई आप इस काम के लिए कितनी सैलरी लेंगे। वाओ, ये नजरिया इस जटिल प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। लेकिन इसमें एक पेच भी तो है। कैसा पेच? मतलब कोई भी आकर यूं ही टेंडर न भर दे, ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ वित्तीय शर्तें भी तो रखी जाती होंगी। हाँ, बिल्कुल। ये सुनिश्चित करने के लिए कि केवल गंभीर सप्लायर ही भाग लें, सप्लायर्स को अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी EMD जमा करनी होती है, जो कि एक तरह का टोकन अमाउंट होता है। स्रोत के अनुसार ये टेंडर की कुल कीमत का 2% होता है। जी, और इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए तय की गई है। और एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी SD जमा करना होता है, जो 5% होता है। सही कहा। और इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए तक होती है। ये 25 लाख से 50 करोड़ तक के टेंडर्स पर लागू होता है। हाँ, ये रिस्क को कम करने का तरीका है। लेकिन दस्तावेज पढ़ते हुए मैं एक जगह थोड़ा रुक गई थी। इसमें एक बहुत ही बारीक नियम है। आप राउंडिंग ऑफ वाले नियम की बात कर रही हैं? हाँ, वही। इन डिपॉजिट्स को हमेशा अगले 10 रुपए तक राउंड ऑफ किया जाता है। मतलब अगर गणित के हिसाब से डिपॉजिट 102 रुपए 33 पैसे बन रहा है तो उसे 110 रुपए कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्या सरकार को 7-8 रुपए का एक्स्ट्रा मुनाफा कमाना है? अरे नहीं, मुनाफे की बात बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से प्रशासनिक दक्षता का मामला है। वो कैसे? जरा सोचिए, रेलवे जैसी संस्था हर दिन हजारों ट्रांजैक्शंस करती है। अगर अकाउंटिंग की किताबों में हर जगह 33 पैसे या 45 पैसे लिखे जाने लगे तो लेजर को बैलेंस करना एक दुस्वप्न बन जाएगा। ओहो, मतलब पूरा हिसाब किताब उलझ जाएगा। बिल्कुल। कई बार एक अकाउंटेंट का पूरा हफ्ता सिर्फ 40 पैसे का हिसाब मिलाने में बर्बाद हो सकता है। ये 10 रुपए का राउंडिंग नियम ये सुनिश्चित करता है कि दशमलव की वजह से करोड़ों रुपए की मशीनरी की खरीद प्रक्रिया में कोई देरी ना हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक है। अकाउंटिंग के एक छोटे से सिरदर्द से बचने के लिए कितना स्मार्ट तरीका निकाला गया है। खैर, अब मान लेते हैं कि सप्लायर्स आ गए, उन्होंने अपनी बोलियां और डिपॉजिट जमा कर दिए। अब फैसले की घड़ी है। जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि करोड़ों का फैसला आखिर करता कौन है? हाँ, स्रोत में लिखा है कि 50 लाख रुपए तक के टेंडर डायरेक्ट एक्सेप्टेंस के जरिए पास होते हैं। और इसमें कोई एक वरिष्ठ अधिकारी सीधे फैसला ले सकता है, जैसे कि AMM, SMM या डिप्टी CMM स्तर के अधिकारी। रुकिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये AMM और SMM क्या है? क्या ये अलग-अलग स्तर के मैनेजर हैं? जी हाँ, ये रेलवे के सामग्री प्रबंधन विभाग यानी मटीरियल्स मैनेजमेंट का पदानुक्रम है। AMM यानी असिस्टेंट मटीरियल्स मैनेजर, अच्छा। SMM यानी सीनियर मटीरियल्स मैनेजर, और डिप्टी CMM मतलब डिप्टी चीफ मटीरियल्स मैनेजर। टेंडर की कीमत जितनी बड़ी होती है, फैसला लेने का अधिकार उतने ही वरिष्ठ अधिकारी के पास जाता है। समझ गई। तो 50 लाख तक एक व्यक्ति फैसला ले सकता है, लेकिन जैसे ही रकम 50 लाख से ऊपर जाती है तो मामला टेंडर कमेटी या TC के पास चला जाता है। बिल्कुल। और इस कमेटी में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि 3 मुख्य सदस्य होते हैं। हाँ, स्टोर्स मेंबर,
टेक्निकल मेंबर और फाइनेंस मेंबर। और इन तीनों की भूमिकाएं बहुत स्पष्ट रूप से बटी हुई हैं। स्टोर्स मेंबर कन्वीनर होता है, जो पूरी प्रक्रिया को एक साथ लाता है। और टेक्निकल मेंबर यह आश्वस्त करता है कि जो पुर्जे खरीदे जा रहे हैं वो तकनीकी मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं। और फाइनेंस मेंबर का काम ये जांचना है कि दरें सही हैं या नहीं और रेलवे के वित्तीय हितों की रक्षा हो रही है या नहीं। देखिए, यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही व्यवहारिक चिंता है। बताइए, क्या चिंता है? इतनी सारी कमेटियां, इतने सारे सदस्य और हर कोई अपनी अपनी जांच करेगा। क्या इससे पूरी प्रक्रिया बहुत धीमी नहीं हो जाती? आधुनिक दुनिया में जहां सप्लाई चेन की गति ही सब कुछ है, क्या ये लाल फीताशाही का एक और रूप नहीं है? सतह से देखने पर यह धीमी प्रक्रिया जरूर लग सकती है, लेकिन जब हम सार्वजनिक धन की बात करते हैं ना, तो गति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। जैसे कि पारदर्शिता। ये चेक्स एंड बैलेंस का एक बहुत ही मजबूत सिस्टम है। कोई एक अधिकारी किसी एक सप्लायर को अनुचित लाभ ना पहुंचा सके, इसके लिए इन 3 अलग-अलग दृष्टिकोणों का टकराना जरूरी है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक जरूरी पुर्जे के बिना कोई ट्रेन डिपो में खड़ी है, तो क्या ये कमेटियों का सिस्टम रेलवे को पंगु नहीं बना देता? मतलब क्या हर चीज के लिए 1 हफ्ते तक कमेटियों की बैठकों का इंतजार किया जा सकता है? मुख्य रूप से नियमित और बड़ी खरीद के लिए है, जहां योजना महीनों पहले बन जाती है। अच्छा, मतलब रूटीन बड़ी खरीदारी के लिए। हाँ, यहाँ लक्ष्य रातों रात सामान मंगाना नहीं, बल्कि करोड़ों की खरीद को बिना किसी घोटाले या तकनीकी त्रुटि के अंजाम देना है। इसके अलावा एक और स्तर की सुरक्षा होती है, जिसे वेटिंग कहते हैं। हाँ, मैंने स्रोत में वेटिंग के बारे में पढ़ा। ये परचेज ऑर्डर जारी होने से पहले की जाने वाली अंतिम वित्तीय समीक्षा है ना? बिल्कुल सही। अगर कोई परचेज ऑर्डर 8 लाख रुपए से ज्यादा का है, या फिर अगर वो सुरक्षा से जुड़ा सेफ्टी आइटम है और 15 लाख से ज्यादा का है, तो उसकी वेटिंग अनिवार्य है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सिस्टम खुद को आधुनिक भी बना रहा है। लाल फीताशाही की आपकी जो चिंता थी, उसे कम करने के लिए एक नियम यह भी है कि अगर टेंडर कमेटी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है, तो क्या होता है? तो अगर अधिकारी ने उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही स्वीकार किया है, तो अलग से वेटिंग की आवश्यकता नहीं होती। ओहो, यानी अगर सब कुछ कंप्यूटर पर दर्ज है और पारदर्शी है, तो फिर से फाइलों को इधर-उधर भेजने की जरूरत नहीं है। यह एक बहुत अच्छा बदलाव है। जी बिल्कुल। अब जब हम सप्लायर चुनने की बात कर ही रहे हैं, तो एक बात जो मुझे इस पूरे दस्तावेज में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। कौन सी बात? वो ये कि टेंडर कमेटी सिर्फ सबसे कम कीमत, जिसे L1 कहते हैं, उसी को देखकर फैसला नहीं लेती। हाँ, ये भारतीय सरकारी खरीद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। हम अक्सर सोचते हैं कि सरकार बस सबसे सस्ती चीज ही खरीदेगी, लेकिन स्रोत में MSE यानी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस पॉलिसी का जिक्र है। अगर मैं इसके गणित को सही से समझ रही हूँ, तो अगर कोई छोटी कंपनी सबसे कम दाम नहीं दे पाती, तो उसे तुरंत बाहर नहीं किया जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि L1 बोली 100 रुपए है और किसी छोटे उद्यम ने 114 रुपए की बोली लगाई है, तो वो 15% के दायरे में आ गया, क्योंकि 100 का 15% 15 होता है। बिल्कुल। तो अगर वो छोटा उद्यम अपनी कीमत को L1 यानी 100 रुपए पर लाने को तैयार हो जाता है, तो उसे कुल टेंडर का 25% ऑर्डर मिल सकता है। जी, ऐसा ही होता है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि सरकार ऐसा क्यों करती है? वो क्यों एक ऐसे सप्लायर को व्यवसाय दे रही है जो शुरुआत में महंगा था? देखिए, क्योंकि यहाँ उद्देश्य सिर्फ कुछ रुपए बचाना नहीं है। ये नीतियां अर्थशास्त्र और सामाजिक ढांचे को दिशा देने के लिए बनाई जाती हैं। मतलब एक तरह का सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल। अगर सरकार हमेशा बड़े कॉरपोरेट से ही सामान खरीदेगी क्योंकि वे सस्ता माल दे सकते हैं, तो देश में छोटे उद्योग कभी पनप ही नहीं पाएंगे। ये 15% का मार्जिन असल में छोटे व्यवसायों को बड़े दिग्गजों के सामने खड़े होने की ताकत देता है। तो सरकार जानबूझकर ये अवसर प्रदान कर रही है। ये सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं है, ये एक तरह का निवेश है देश के MSME सेक्टर में। एकदम सही। प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति या जनजाति द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों के लिए और 3% महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों के लिए आरक्षित है। ये सामाजिक समावेशिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। सरकारी पैसे का इस्तेमाल केवल सामान खरीदने में नहीं, बल्कि उद्यमिता को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने में किया जा रहा है। इसी तरह पर मेक इन इंडिया पॉलिसी भी काम करती है। हाँ, जहां 200 करोड़ रुपए से कम के टेंडर क्लास 1 लोकल फर्म्स के लिए आरक्षित होते हैं। जी। और स्रोत स्पष्ट करता है कि क्लास 1 का मतलब वो उत्पाद है जिसमें 50% से अधिक स्थानीय सामग्री या लोकल कंटेंट हो। और अगर कंटेंट 20 से 50% के बीच है, तो वो क्लास 2 है। और 20 से कम वाले
नॉन लोकल माने जाते हैं। इससे स्थानीय विनिर्माण को यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और एक और दिलचस्प विभाजन है ना, डेवलपमेंटल और अप्रूव्ड फर्म्स के बीच का। हाँ, ये भी बहुत क्रिटिकल है। अगर कोई फर्म नई है या डेवलपमेंटल स्टेज में है और वो L1 बोली लगाती है तो उसे सीधा 100% ऑर्डर नहीं मिलता, उसे केवल 20% ऑर्डर दिया जाता है ताकि वो खुद को साबित कर सके। सही। और बाकी 80% ऑर्डर उन अप्रूव्ड फर्म्स को जाता है जो पहले से जांची परखी हैं। ये जोखिम को बांटने का कितना शानदार तरीका है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि नवाचार और नए लोगों को मौका भी मिले, लेकिन अगर वे विफल हो जाए तो रेलवे का काम न रुके, क्योंकि 80% आपूर्ति तो विश्वसनीय सप्लायर से आ ही रही है। चलिए, अब तक का सफर बहुत तार्किक रहा है। मान लीजिए कि नीतियां लागू हो गई, सप्लायर को टेंडर मिल गया और सब कुछ कागजों पर सेट हो गया, लेकिन अगर वो सप्लायर सही समय पर सामान ही न दे तो क्या होगा? देखिए, ये किसी भी सप्लाई चेन का सबसे बड़ा डर है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मूल आधार होता है समय। कानूनी भाषा में इसे स्पष्ट कहा जाता है, टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इसी डिलीवरी की प्रक्रिया में एक शब्द बार बार दस्तावेज में उछल कर आता है, FOR, जिसका मतलब है फ्री ऑन रेल या फ्री ऑन रोड। जी, FOR। मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑनलाइन एक बहुत ही नाजुक कांच का फूलदान मंगवाता है। अब वो फूलदान रास्ते में टूट जाता है, तो सवाल यह है कि नुकसान किसका होगा? बिल्कुल। FOR असल में यही तय करता है कि जोखिम सप्लायर से खरीदार के पास किस क्षण ट्रांसफर होगा। आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में FOR डेस्टिनेशन लिखा है, तो जब तक वो भारी भरकम मशीनरी रेलवे के गोदाम तक सही सलामत नहीं पहुंच जाती, सारी जिम्मेदारी सप्लायर की है। और अगर FOR डिस्पैच स्टेशन है तो सप्लायर ने जैसे ही सामान को अपने शहर से ट्रेन या ट्रक में चढ़ाया, उसका काम खत्म। अब अगर रास्ते में ट्रक पलट जाए तो वो सिरदर्द रेलवे का है। यही कारण है कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में ये तय करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस और करोड़ों का माल शामिल होता है। और अगर सप्लायर सामान पहुंचाने में देरी कर दे, तब उस पर कड़े जुर्माने लगते हैं। अगर आपूर्ति में देरी होती है तो लिक्विडेटेड डैमेजेस या LD के तहत जुर्माना लगाया जाता है। ये जुर्माना प्रति सप्ताह 0.5% की दर से लगता है। 0.5% प्रति सप्ताह? ये तो तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन मैंने पढ़ा कि इसकी अधिकतम सीमा 10% तय की गई है। मेरा सवाल ये है कि इसे 10% पर क्यों रोक दिया जाता है? अगर सप्लायर महीनों देरी कर रहा है तो जुर्माना बढ़ता क्यों नहीं रहना चाहिए? इसके पीछे बहुत ही व्यावहारिक अर्थशास्त्र है। इसे 10% पर इसलिए रोका जाता है क्योंकि अगर जुर्माना बहुत ज्यादा हो गया तो सप्लायर का प्रॉफिट मार्जिन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो वो दिवालिया हो सकता है। बल्कि अपना सामान प्राप्त करना है ताकि ट्रेनें चलती रहें। ये एक बहुत ही परिपक्व नजरिया है। लेकिन अगर सप्लायर पूरी तरह से हाथ खड़े कर दे और सामान दे ही ना, उस स्थिति में कोई नरमी नहीं बरती जाती। टेंडर को रद्द कर दिया जाता है और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट सप्लायर ने शुरुआत में जमा की थी उसे सरकार जब्त कर लेती है। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जुर्माने से बचने के लिए सप्लायर ने मान लीजिए जल्दबाजी में सारा माल एक साथ रेलवे को डंप कर दिया। अब सप्लायर तो खुश है, लेकिन रेलवे की मुसीबत शुरू हो गई। बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे माल को रखें कहाँ? हाँ, यहीं से इन्वेंट्री कंट्रोल की चुनौती सामने आती है। इन्वेंट्री किसी भी संस्था के लिए एक साइलेंट किलर हो सकती है। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि इन्वेंट्री की लागत सिर्फ सामान की कीमत होती है, लेकिन सोर्स में एक पूरा सेक्शन कैरिंग कॉस्ट पर है। जी, कैरिंग कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ गोदाम का किराया नहीं आता, इसमें वो ब्याज शामिल है जो उस पैसे पर मिल सकता था अगर वो सामान में ब्लॉक न हुआ होता। इसमें चोरी होने का डर है और रखरखाव का खर्च है। और सबसे बड़ा डर है सामान का पुराना हो जाना, जिसे ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। ये सबसे खतरनाक है। मान लीजिए रेलवे ने किसी खास तरह के सिग्नलिंग उपकरण के पुर्जे 5 साल के लिए थोक में खरीद लिए और 2 साल बाद तकनीक बदल गई। अब वो करोड़ों के पुर्जे कबाड़ बन चुके हैं क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं रही। इसी पूंजी को फंसने से बचाने के लिए इन्वेंट्री का वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। ABC एनालिसिस इसका सबसे प्रसिद्ध तरीका है। हाँ, ये इस बात पर आधारित है कि इन्वेंट्री को केवल उसकी मात्रा से नहीं बल्कि उसकी कीमत से मापा जाए। हाँ, A कैटेगरी में इन्वेंट्री के कुल आइटम्स का केवल 10% हिस्सा आता है, लेकिन पूरी इन्वेंट्री की कुल कीमत का 70% इन्हीं में लगा होता है। इसीलिए इन पर सबसे कड़ी निगरानी रखी जाती है।
नियम यह है कि ए कैटेगरी के आइटम्स को केवल 6 महीने के स्टॉक के रूप में ही रखा जाता है। आप इन्हें सालों के लिए खरीदकर डंप नहीं कर सकते। और इसके बाद बी कैटेगरी आती है, जो आइटम्स का 10% और कीमत का 20% होती है। इन्हें 12 महीने तक रखा जा सकता है। सही। और सी कैटेगरी? सी कैटेगरी जो कुल इन्वेंट्री के 80% आइटम्स को कवर करती है, लेकिन इनकी कुल कीमत केवल 10% होती है। इन्हें 24 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। ये वर्गीकरण प्रशासनिक ऊर्जा को सही जगह लगाने में मदद करता है। मैं इसे एक बहुत ही सरल रूपक से समझाना चाहूंगी। एक कैटेगरी की चीजें एक बहुत ही महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदने जैसी हैं। हम उसे रोज नहीं खरीदते और जब खरीदते हैं तो उस पर कड़ी नजर रखते हैं, उसे सुरक्षित गैराज में रखते हैं। बहुत खूब। और सी कैटेगरी वो ऑफिस के पेपर क्लिप्स या रबर बैंड्स की तरह है। हम उन्हें एक साथ थोक में खरीद कर अलमारी में डाल देते हैं, क्योंकि हर रोज ये गिनना कि कितने पेपर क्लिप बचे हैं उस पेपर क्लिप की कीमत से ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। जहां कीमत कम है वहां आपका समय उस सामान से ज्यादा कीमती है। लेकिन रेलवे में इन्वेंट्री को देखने का एक और चश्मा भी होता है, जिसे VED एनालिसिस कहते हैं। ये ABC से कैसे अलग है? ABC तो पूरी तरह से पैसों के इर्द गिर्द घूमता है। देखिए, VED का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। ये उस सामान की अहमियत और कार्यप्रणाली पर आधारित है। VED का मतलब है वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। तो जाहिर है वाइटल वो चीजें होंगी जिनके बिना तुरंत काम ठप पड़ जाए, जैसे लोकोमोटिव का कोई प्रमुख इंजन पार्ट। हाँ, एकदम सही। वाइटल आइटम्स के न होने का मतलब है ट्रेन का ना चलना। एसेंशियल वो हैं जिनके न होने से काम धीमा हो सकता है या कार्यक्षमता घट सकती है, लेकिन तुरंत ऑपरेशन बंद नहीं होगा। और डिजायरेबल? डिजायरेबल वो चीजें हैं जो हों तो बेहतर है, पर ना हो तो भी काम चलता रहेगा। दस्तावेज में सेफ्टी आइटम्स पर भी बहुत जोर दिया गया है। सुरक्षा पुर्जे VED में कहाँ फिट बैठते हैं? सेफ्टी और वाइटल आइटम्स को सबसे ऊपर रखा जाता है। नियम यह है कि इन चीजों का कम से कम 3 महीने का स्टॉक हर समय मौजूद होना ही चाहिए। अच्छा, 3 महीने का बैकअप? हाँ, अगर ये स्टॉक 1 महीने से कम रह जाता है तो उसे तकनीकी रूप से आउट ऑफ स्टॉक माना जाता है। और ये तय करने का अधिकार कि कौन सा पुर्जा सेफ्टी आइटम है, किसी निचले स्तर के अधिकारी के पास नहीं, बल्कि सीधे रेलवे बोर्ड के पास होता है। ये बताता है कि सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता बरती जाती है। अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को एक फ्रेम में लाएं, तो आज हमने देखा कि कैसे कागज के एक छोटे से टुकड़े से लेकर लोहे के विशाल इंजनों तक की खरीद के पीछे एक बेहद व्यवस्थित और पारदर्शी प्रणाली काम कर रही है। जी बिल्कुल। टेंडरिंग के युद्ध क्षेत्र से लेकर कमिटियों के चेक्स एंड बैलेंस तक, MSME और मेक इन इंडिया जैसी नीतियों के जरिए अर्थव्यवस्था को दिशा देने से लेकर इन्वेंट्री के वैज्ञानिक नियंत्रण तक, हर कदम पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि जोखिम कम हो और जनता का पैसा सही जगह लगे। ये एक ऐसा तंत्र है जो रातों रात नहीं बना। ये दशकों की गलतियों, अनुभवों और सुधारों से परिपक्व हुआ है। इसमें मानवीय विवेक और सख्त नियमों का एक अद्भुत संतुलन है। और यहीं से मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो शायद इस दस्तावेज में तो नहीं है, लेकिन हमारे भविष्य की आहट जरूर है। कैसा विचार? आज हमने कागजी नियमों, टेंडर कमिटियों और इंसानी फैसलों की इस जटिल दुनिया को समझा। हमने देखा कि कैसे 3 अधिकारी बैठकर एक एक क्लॉज का विश्लेषण करते हैं। हाँ, जो कि एक बहुत ही श्रमसाध्य प्रक्रिया है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि आज से कुछ साल बाद जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन सप्लाई चेन प्रक्रियाओं में पूरी तरह से उतर जाएंगे, तो क्या हमें सच में इन टेंडर कमिटियों की जरूरत बचेगी? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर कोई एडवांस एल्गोरिदम खुद ही कुछ माइक्रोसेकंड्स में लाखों डेटा पॉइंट स्कैन करके तय कर लेगा कि असली L1 कौन है? तकनीक जिस गति से बढ़ रही है, ये बहुत ही जल्द हकीकत बन सकता है। हाँ, क्या वो एल्गोरिदम खुद ही ये तय कर लेगा कि नीति के तहत 25% का MSC कोटा किस सप्लायर को देना है, और कब VED एनालिसिस के तहत स्टॉक एक तय सीमा से नीचे जाने पर बिना किसी इंसानी दखल के ऑटोमेटिक तरीके से नया ऑर्डर प्लेस कर देना है? ये सारे काम AI बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो मशीन इंसानी अनुभव से बेहतर, तेज और बिना किसी पक्षपात के काम करेगी, या फिर मशीनें भी कुछ नई तरह की अनपेक्षित गलतियां करेंगी?
क्या तब हमें उन एल्गोरिदम्स की जांच करने के लिए इंसानों की एक नई कमेटी बनानी पड़ेगी? ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है। तकनीक बनाम मानवीय विवेक की ये बहस सप्लाई चेन का अगला बड़ा अध्याय होने वाली है। एक बहुत ही गहरा सवाल जिसके साथ मैं श्रोताओं को छोड़ना चाहूंगी। आज के लिए इस नीरस लेकिन असल में बेहद रोमांचक दुनिया के विश्लेषण में बस इतना ही।